नीति आयोग में कार्यरत एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नीति आयोग के पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। अधिकारी के संपर्क में आए थे सीईओ अमिताभ कांत सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। तो अमिताभ कांत इस वक्त सेल्फ क्वारंटीन है, जबकि एक अधिकारी को आइसोलेट किया गया है जिनका कोरोना रिपोर्ट जो है जिनकी पॉजिटिव आई है और उनको अब आइसोलेट कर दिया गया है। और साथ ही नीति आयोग की पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम यहां पर शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर है ये दिल्ली से कि नीति आयोग के दफ्तर तक कोरोना का जो संकट है वो पहुंच चुका है। एक अधिकारी यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया और साथ ही इनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है। अमिताभ कांत जो कि सीईओ हैं, वो खुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी और ऐसे में इन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है। सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं अमिताभ कांत और पूरी बिल्डिंग को सील करके सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, नीति आयोग तक ये खतरा पहुंच चुका है। जो अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके बारे में क्या खबर है? किसके संपर्क में आए होंगे? कहां से ये संक्रमण उन तक पहुंचा है और अब आगे कितना बड़ा खतरा है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से इस मामले की जानकारी मिली थी, नीति आयोग में कार्यरत एक डायरेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं, सबसे पहले वो एक संक्रमित हुए थे। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनका इलाज वगैरह करवाया जा रहा है। उनको होम क्वारंटाइन जो है वो करवाया गया है। लेकिन उनके संपर्क में आने वाले जितने भी तमाम अधिकारी थे, यहाँ तक कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जो हैं बकायदा वो भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं बकायदा। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जांचा जा रहा है, ये इस बात की जानकारी ली जा रही है कि उनके संपर्क में कितने लोग आए थे। जो संक्रमित अधिकारी हैं उसके संपर्क में आने वाले कितने लोग थे, तो उन तमाम लोगों का एक लिस्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक जो तमाम जो यहाँ पर जो मुख्य दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए। हालांकि यहाँ पर अंदर जो जवान है, जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं जो सुरक्षा में तैनात होते हैं, वो अंदर में गए हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर शिफ्ट जो है वो चेंज हुआ है। लेकिन अंदर जाने के बाद जो भी जवान भी आ रहे हैं उनको भी बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे इस जो दफ्तर है, पूरे इस दफ्तर के अंदर से लेकर बाहर तक शंकर, पूरा ये दफ्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दफ्तर है। पूरे देश के लिए नीति और उसको इम्प्लीमेंट कराना, इस दफ्तर से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। और ऐसे में यहाँ पर अब आप बता रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, तो काम कैसे चल रहा है? क्या किसी दूसरी जगह से काम चलेगा या इसी बिल्डिंग को तुरंत सैनिटाइज करके काम तेजी से शुरू किया जाएगा? देखिए, 2 दिनों के लिए इस दफ्तर को सीज किया गया है। 2 दिनों तक इस दफ्तर में कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी आ रहे हैं, जो यहाँ पे सुरक्षा जवान आ रहे हैं, वो अंदर की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। 2 दिनों तक पूरा पूर्ण तौर पे ये बंद होगा। उसके बाद जब 2 दिनों के बाद जब ये इसे खोला जाएगा, उसके बाद पूरे तमाम दफ्तर को फिर से एक बार सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी अधिकारी आएंगे, जो भी यहाँ पर जवान आएंगे बकायदा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। 2 दिन नीति आयोग की जो ये इमारत है, दफ्तर है, वो सील और इस दौरान सैनिटाइजेशन होगा पूरी इमारत का। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 2 दिन बाद यहाँ पर काम शुरू हो सकेगा, लेकिन इससे पहले एक अधिकारी जो कि सेल्फ आइसोलेट किए गए हैं, माफ कीजिएगा आइसोलेट किए गए हैं, जिनमें कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव जिनका आया है, और अमिताभ कांत तो खुद ही सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ जो अहम बैठक की, उसमें हरियाणा से 11,000 प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। उन्हें लेकर क्या इंतजाम है उस पर चर्चा हुई। और साथ ही कोटा से 11,000 छात्रों को लाया गया है। प्रयागराज में जो छात्र फंसे हुए हैं 10,000 की संख्या में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इन सभी मसलों पर उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और कल से मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूरों की वापसी के निर्देश सीएम ने सभी अधिकारियों को दिए हैं कि कल से मध्य प्रदेश से सभी लोगों को वापस लाया जाए, उन लोगों को जो वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं और प्रदेश के हैं। 15 लाख
मजदूरों को उनके क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था इस वक्त सरकार देना चाह रही है और ये बात बार बार कही जा रही है सरकार की ओर से और इस पर काम किया जा रहा है। पहले ही करीब 5 लाख मजदूर आ चुके थे अलग अलग जगहों से लॉकडाउन के ड्यूरेशन में और अब 10 लाख मजदूरों को लाया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कल वहां से मजदूरों को लाने का काम शुरू होगा। कितनी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं? देखिए, पहले तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि टीम 11 की बैठक खत्म हो गई। सीएम योगी इस वक्त आप देखिए अपने मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं। इनका उनका काफिला गुजरता हुआ उनकी टीम 11 की बैठक खत्म हो गई। जी, तो फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है अजीत की। अजीत जैसा बता रहे हैं कि अभी अभी ये मीटिंग खत्म हुई है थोड़ी देर पहले और अब जो तमाम अधिकारी हैं वो रवाना हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंथन किया है और उसमें जो सबसे अहम मुद्दा और अहम निर्देश जो अधिकारियों को दिए गए हैं वो ये कि मध्य प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लाया जाए। अजीत, आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो रही थी, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल, चूंकि सीएम के काफिले में जैमर होता है, बगल से जैमर गुजरने की वजह से ये तकनीकी खराबी आई थी। सीएम अपने आवास पर पहुंच चुके। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है, जो इलाहाबाद के 10,000 छात्रों को लाया गया है, 11,000 मजदूर जो हरियाणा से आए हैं और कल से मध्य प्रदेश से मजदूरों को लाना, इसकी एक सूची तैयार की जा रही है। हर राज्य के लिए 2 नोडल अफसर बनाए गए हैं, एक आईएएस और एक आईपीएस। वो सभी लोग अपनी जानकारी मुख्यमंत्री को दिया है उन्होंने। इसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, दिल्ली है, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी जो मजदूर फंसे हैं, वो चाहे नोएडा की बात करें या अगर बनारस में कोई फंसा है उसे इलाहाबाद जाना है, तो सबको लाने की व्यवस्था सरकार करे। और सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जो 15 लाख मजदूर लगभग उत्तर प्रदेश में बाहर से आए हैं, जो 5 लाख पहले आए हैं, 10 लाख अब आएंगे, उनको रोजगार देने की पूरी व्यवस्था की जाए, उनको रहने की, खाने की, उनकी सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए। उसी को लेकर मुख्यमंत्री आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास से उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मेनका संवाद करेंगे और हर कैबिनेट मंत्री से जानेंगे उनके विभाग में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियां क्या हैं और किस तरह उत्तर प्रदेश को और बेहतर किया जा सकता है। 3 मई के बाद क्या परिस्थिति होगी उसको चर्चा करेंगे और कल दोपहर 12 बजे वो स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों से बात करेंगे और कल शाम 6 बजे राज्य मंत्रियों से, यानी एक एक कर, वो चाहे धर्मगुरु हो, छात्र हों। आज 4:30 बजे छात्रों से संवाद करेंगे जो कोटा से लौटे हैं, उनसे बात करेंगे मुख्यमंत्री। तो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले मेनका सीएम की तरफ से इसलिए लिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी को बचाया जा सके। कल जिस तरह प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री अपने तरीके से तय करें कि उन्हें क्या करना अपने राज्यों में। बिल्कुल, जो लोग प्रदेश में हैं उनके लिए तो किया ही जा रहा है, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं दूसरी जगहों पर फंस गए हैं उनके लिए भी संजीदगी प्रदेश सरकार लगातार दिखा रही है और तेजी से काम होता दिख रहा है। धन्यवाद अजीत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और आज शाम 4:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन स्टूडेंट से बात करेंगे जो कि कोटा में फंस गए थे और जिन्हें लाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बातचीत होगी और खबरों के मुताबिक सीएम इस दौरान छात्रों से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। किस तरह की दिक्कत उन्हें कोटा में आ रही थी लॉकडाउन के दौरान और अब कितनी राहत उन्हें मिली है। प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया है, एक तरह से अपने घर तक पहुंचाने का काम किया है, उसे लेकर छात्र कितने संतुष्ट हैं। क्या अधिकारियों का बर्ताव, जो लोग उनके साथ रहे इस पूरी यात्रा के दौरान, उनका बर्ताव ठीक था। तमाम वो मुद्दे हो सकते हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज छात्रों से बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। और जो सबसे अहम मसला होगा वो छात्रों के भविष्य को लेकर होगा कि लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई, उनकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन, वो इफेक्टिव है। तो ऐसे में और क्या किया जाना चाहिए कि छात्रों का नुकसान कम हो। इधर इस वक्त जो छात्र प्रयागराज तक पहुंच चुके हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। सरकार ने इस काम में 300 बसों को लगाया है और छात्रों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। प्रयागराज की तस्वीरें उन छात्रों की हैं जो लॉकडाउन के दौरान प्रयागराज फंस गए थे। लेकिन योगी सरकार के प्रयासों से अब ये छात्र अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। छात्रों को उनके गृह जनपद पहुंचाने के लिए प्रयागराज से 300 बसों को रवाना किया गया।
योगी सरकार के इस फैसले से छात्र बेहद खुश नजर आए। 1 महीने से फंसा था यहाँ पे। सरकार का कैसा फैसला है? घर भेज रही है आपको? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत सराहनीय फैसला है सरकार का ये। अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिन से हम लोग पैदल जाना चाह रहे थे, पर सरकार ने व्यवस्था की। बहुत सराहनीय फैसला है सर। बहुत खुशी है, फिर बहुत उनका योगदान है हम लोगों के घर पहुँचाने में। हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की। प्रयागराज में 4 स्थानों से इन बसों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया गया। बसों के अंदर छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाया गया था। छात्रों की पूरी डिटेल के साथ एक बस में 26 छात्र छात्राओं को बैठाया गया। एक बस में अधिकतम 26 बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। और ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की बसें जा रही हैं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और हर बस में एक सुरक्षाकर्मी बैठाया जा रहा है। सरकार का ये जो फैसला है, इससे जो बच्चे हैं जो कि अपने घर नहीं जा पा रहे थे, अब अपने घर पहुंच सकेंगे और लॉकडाउन में जो उनके पास सामान खत्म हो गए थे, पैसे खत्म हो गए थे, वो दिक्कत भी उनकी अब दूर हो सकेगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो छात्रों के साथ साथ मजदूरों की भी घर वापसी में जुटी है उत्तर प्रदेश की सरकार, ताकि मुश्किल में जीवन यापन कर रहे मजदूर अपने घरों में जाकर सुकून से रह सकें। सबसे पहले हरियाणा से मजदूरों को यहां लाया गया, अब मध्य प्रदेश से मजदूरों को लाने की तैयारी है। राजस्थान के कोटा शहर में फंसे छात्रों की योगी सरकार ने घर वापसी करा दी, जिसके बाद दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों की घर वापसी कराने की मांग तेज हो गई। अब इस अभियान में योगी सरकार लगी हुई है। दिल्ली से सटे हरियाणा में फंसे 181 मजदूरों को बसों से लाकर कई जगहों पर क्वारंटीन किया गया है। सुल्तानपुर के रहने वाले कामगारों को भी योगी सरकार की मदद मिली है। योगी सरकार ने हरियाणा से 4 बसों के जरिए 103 लोगों को लेकर आई है। इन सभी का मेडिकल कराकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। लेकिन चित्रकूट से आई तस्वीरों ने परेशान कर दिया। बाराबंकी से चलकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में काम करने गए मजदूर बॉर्डर पर फंस गए हैं। 114 लोग बस में सवार हैं जो बाराबंकी जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर रोक दिया है। गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी से यहाँ रोक लग गई साहब, आगे गाड़ी नहीं बढ़ी रही साहब। बॉर्डर में साहब हमारी मदद कर दो साहब, तुमको ऊपर वाला मदद करे, गरीबों को मदद करेगी, तुमको ऊपर वाला मदद करेगी साहब। छोटे छोटे बच्चा हमको घर भेज देना साहब, अति हमारी मदद कर देना साहब। ये छोटे छोटे बच्चा मर रहे, रो रहे हैं, खाना पीना के भूखे प्यासे मर रहे साहब। यूपी और एमपी प्रशासन लगातार एक दूसरे के संपर्क में बना हुआ है, लेकिन जब तक सरकार की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक इन लोगों की घर वापसी नहीं होगी। सामने व्यवस्था करके 2 बसों नफीस की बसें हैं, 2 बसों में इनको बैठा के बाराबंकी भेज रहे थे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहाँ हाई लेवल से बात चल रही है, तब तक ये 1 दिन के लिए इनको यहाँ रोकना पड़ रहा है। वैसे माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों से लगातार कामगारों की योगी सरकार घर वापसी करा रही है, तो इन लोगों के लिए भी जल्द राहत भरी खबर आ सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इन कामगारों को इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को यूपी में लाने का सिलसिला जारी है और उन्हें प्रदेश में सीमा वाले इलाकों में ही अलग अलग जगह पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। सबसे पहले वहीं पर इन्हें रखा जाएगा। प्रतापगढ़ से देखिए ये रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों को यूपी में लाने का सिलसिला जारी है। बसों से उतरते ये लोग प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के दौरान ये लोग हरियाणा में फंस गए थे। योगी सरकार की पहल के बाद इन लोगों को प्रतापगढ़ लाया गया। करीब 66 मजदूरों को हरियाणा से प्रतापगढ़ लाया गया है। सभी को शहर के मॉडर्न साइंस कॉलेज में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। हरियाणा से 3 बसों के माध्यम से कुल 66 प्रवासी मजदूर जो इस जनपद के रहने वाले हैं आए हैं। उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। इसके बाद उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन मॉडर्न साइंस इंटर कॉलेज जोगापुर में रखा गया है। डीएम रुपेश कुमार ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही प्रवासी मजदूरों के
बेहतर खाने का इंतजाम हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 66 मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर से खबर, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। कानपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। एक महिला की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा यहां 4 पहुंच चुका है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र को इस वक्त सील कर दिया गया है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र को सील कर यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एक महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, उनकी मौत हो गई है। तो कानपुर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 200 के पार इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कानपुर में, और वहीं पर 4 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। साथ ही कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कानपुर में किस तरह से शुरू में प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। कई जगहों पर लोग काफी दिनों तक लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने पालन जरूर करना शुरू किया। लेकिन एक के बाद एक आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। 201 है इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या कानपुर शहर में, वहीं 4 लोगों की जान जा चुकी है। अमित गंजो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद। अमित, एक और जान चली गई कानपुर में कोरोना से। देखिए मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौत के आंकड़े भी अब धीरे धीरे करके कानपुर बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र की एक महिला, जिसकी मौत अज्ञात, जो महिला अज्ञात उस वक्त बताई जा रही थी, और कोरोना की जहां पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी नहीं आई थी, उसे सस्पेक्टेड माना जा रहा था, और उसकी मौत के बाद जब रिपोर्ट आई है उससे हड़कंप मचा है। जिस क्षेत्र में वो कलेक्टरगंज में रहती थी, उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी उस क्षेत्र में पहुंचे हैं, स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंची है, और उसके संपर्क में 18 लोग हैं जिनकी अभी फिलहाल मालूम चल रहा है जिनसे उनका इंटरेक्शन था। उन 18 लोगों को स्वास्थ्य महकमे की टीम क्वारंटाइन करने के लिए ले जा रही है। यानी मौत के आंकड़े अब 200 को पार कर चुका है, और कानपुर में 201 हो चुका है। और इसी तरह हॉटस्पॉट का एक एरिया बढ़ के कलेक्टरगंज भी हो चुका है, जो कुली बाजार से और एक्सटेंड होते कानपुर के हार्ट ऑफ सिटी जिसे कलेक्टरगंज कहते हैं, वहां पहुंच चुका है। जी अमित, महिला की मौत पहले हुई थी, रिपोर्ट अब आई है। क्या इसके संपर्क में जितने लोग थे उनमें से भी किसी में कोरोना के लक्षण अब तक दिखे हैं? देखिए, जैसे कि इसे सस्पेक्टेड माना जा रहा था कल इसकी जब मौत हुई, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत इनकी बॉडी को पूरा रैप कराया गया था, पूरी टीम को डिप्लॉय किया गया था, जिस तरह इनको परिजनों को नहीं सौंपा गया था, लेकिन जैसे ही आज सुबह 10:15 बजे इसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद से खुद स्वास्थ्य महकमे के लोग हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहले इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई कल रात में, और आज जब टेस्ट कराया स्लाइड पर रखकर, तो सुबह 10:15 के आसपास ये कंफर्म हुआ कि वो पॉजिटिव है। उसके बाद से स्वास्थ्य महकमे की टीम आनंद फानन में कलेक्टरगंज पहुंची। जाहिर सी बात है, और इसीलिए ये संक्रमण इतना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पल पल इस संक्रमण की जो स्थिति है वो भी बदल रही है, लक्षण बदल रहे हैं। धन्यवाद इस वक्त अमित, आप पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक महिला जिसकी डेथ हुई थी, पहली रिपोर्ट कोरोना को लेकर नेगेटिव आई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोंडा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक साथ उठक बैठक इनसे कराई गई। दरअसल ये सभी लोग एक ही गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, और इस दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ा। फिर इन्हें ये सजा दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी गई। पुलिस ने उठक बैठक कराई, और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 16 लोग थे जो कि एक ही वाहन में सवार होकर घर से बाहर निकले थे, कहीं जा रहे थे, और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इनसे वजह जानी पुलिस ने कि आखिर ये क्यों घर से बाहर निकले हैं, और जब वाजिब वजह का पता नहीं चला तो इन्हें इस तरह से सजा दी गई। सजा के दौरान भी देखिए जरा, लोगों के बीच में गैप रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इनसे कराया गया। उधर अमेठी में जरूरतमंदों की मदद की गई। स्मृति ईरानी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के निर्देश पर पहुंचाई जा रही है मदद। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने राहत पहुंचाई है, राहत सामग्री पहुंचाई है लोगों तक। कम्युनिटी किचन के तहत बांटे गए हैं लंच के पैकेट्स। तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इस वक्त राहत सामग्री बांटी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, अमेठी जिले की ये तस्वीर।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देश पे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमेठी जनपद में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा चाहे राजकीय निर्माण हो या फिर प्रांतीय खंड हो या फिर लोक निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों द्वारा लगातार राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है, जिससे अमेठी में कोई भूखा न सोए और हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचे। हमारे साथ राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या निर्देश मिला हुआ है मंत्री जी द्वारा। माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी केशव प्रसाद मौर्य जी के निर्देशों के अनुसार गरीब मजदूर परिवार के लोगों के लिए आज राशन वितरण का काम और पूरी सब्जी का काम जो है राजकीय निर्माण निगम के द्वारा हम लोगों के द्वारा कराया गया। जो अमेठी का स्थानीय भाजपा का संगठन है उनको सौंपा जाता है और वो गांव-गांव जाके जो ऐसे जरूरतमंद हैं उनको वितरित किया जाता है, जिससे उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो और लॉकडाउन में वो भरपेट भोजन कर सकें। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। किसी की भी शादी उसके जीवन के सबसे अहम पलों में से एक होती है। लोग अपनी शादी को खास बनाने के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। बिना बैंड बाजा और बाराती के शादियां हो रही हैं और ऐसा ही एक विवाह हुआ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी। दुल्हन के चाचा के फ्लैट पर शादी की रस्में पूरी की गई और 450 किलोमीटर दूर से परिजनों ने आशीर्वाद दिया। ये पल भी खास है। दूल्हा दुल्हन और मंत्रोच्चारण, मानसी और शुभम की शादी 25 अप्रैल को तय की गई थी। परिजनों ने धूमधाम से शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लॉकडाउन ने सब बदल दिया। चाहकर भी धूमधाम से शादी मुमकिन नहीं थी। ऐसे में दो ऑप्शन परिवार के सामने बच गया था, या तो विवाह की तारीख टाल दें या फिर सादगी के साथ रस्में पूरी की जाएं। दोनों के परिवार ने दूसरा ऑप्शन चुना। फिर तय तारीख पर दुल्हन के चाचा के फ्लैट पर सोसाइटी के ही पंडित को बुलाया गया और शादी की रस्म पूरी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में लोगों को पास लाने वाली व्यवस्था यहाँ भी कारगर साबित हुई। दूल्हा और दुल्हन के माता पिता समेत सभी रिश्तेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह के गवाह बने। लड़के के परिजनों ने इटावा, जबकि लड़की के सगे संबंधियों ने जालौन से नव दंपति को आशीर्वाद दिया। ये सच है कि इस शादी में धूमधाम नहीं, जैसा कि सपना इन लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये भी सच है कि ये शादी भी अपने आप में किसी खास पल से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी लॉकडाउन वाली शादी। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।